भैया बहनों को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछली कक्षाओं में आप लोगों को जिन विषय बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया गया है आपने उसका अभ्यास भी किया होगा। आइए आज की कक्षा में हम कुछ नए विषय बिंदु पर चर्चा करते हुए और जो है विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज जिस विषय बिंदु पर हमको विचार करना है यह है गुणनखंड प्रमेय। तो इसके लिए हमने गुणनखंड प्रमेय को यहाँ पर बोर्ड में पहले से प्रदर्शित किया हुआ है ताकि उसका जब हम वीडियो बनाएं और आपको समझाएं तो वह आसानी से और जो है हम समझ सकें और कम समय का और जो है उपयोग हो। कम समय में अधिक बातों को समझाने की दृष्टि से इसको लिखा गया है। तो आगे हम इस गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है तो इस कथन की ओर ध्यान देते हैं। जब किसी भाजक से भाज्य को भाग किया जाए और शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होगा। यह जो है वह कथन है गुणनखंड प्रमेय का। अब गणितीय रूप में भी हम इस कथन को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, जैसा कि हमने शेषफल प्रमेय को भी पिछली कक्षा में और एक्सप्लेन किया था, तो ठीक उसी प्रकार से गणितीय रूप में यदि हम इसी प्रमेय को बताना चाहें तो हम लिखेंगे यदि x = a बहुपद fx का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa = 0 है। हमने शेषफल प्रमेय में fa = r बताया था, तो यहाँ पर fa = 0 है, तब जो x - a है वह fx का एक गुणनखंड होगा। गणितीय रूप में और गुणनखंड प्रमेय को हम इस प्रकार से और लिखते हैं। अब यहाँ पर इस शेषफल प्रमेय की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी इसको एक बार समझते हैं। हमको मालूम है कि भाज्य, भाजक और शेषफल में संबंध क्या है। तो भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल करने के पश्चात उससे जो प्राप्त शेषफल होगा उसको जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात भाज्य जो है वो भाजक और भागफल का गुणनफल धन शेषफल इस रूप में लिखा जाता है। तो यदि मैं अब शेषफल प्रमेय पर विचार करूं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यदि भाज्य को fx से व्यक्त किया जाए और भाजक जो है वो x - a है, भागफल को qx से व्यक्त करते हैं और शेषफल को fa से व्यक्त करते हैं, तो इस संबंध को हम गणितीय रूप में fx = x - a × qx प्लस fa लिख सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए शेषफल जो है वह शून्य हो, तो हमको ध्यान है शेषफल प्रमेय में हमने fa = r ये प्रूफ किया था। तो यहाँ पर fa यदि शून्य रखा जाए तो ऐसी स्थिति में इस fa = 0 को हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तब क्या हो जाएगा fx = x - a × qx। ये नीचे देखेंगे हमने यही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि यदि x - a जो है वह fx को जब हम उससे भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो x - a है वह fx का गुणनखंड होगा। तो हमको इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को जब हम किसी अन्य संख्या से भाग दें तो शेषफल यदि शून्य प्राप्त होता है तो वह जो संख्या है, जो भाजक है, वह भाज्य का और जो है एक गुणनखंड होता है। तो मुझको लगता है कि यह जो गुणनखंड प्रमेय है आप सभी भैया बहनों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। एक बार इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में हमने अभी कुछ समय पहले और विचार किया है। तो आइए अब हम गुणनखंड प्रमेय की उपयोगिता को समझने की दृष्टि से एक उदाहरण का सहयोग लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, क्या x - 2
बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। अब हमको बताना है कि यदि x माइनस 2 से इसे भाग दिया जाए, इस बहुपद को भाग दिया जाए, तो क्या शेषफल शून्य बचेगा? क्योंकि हमको मालूम है कि जब किसी एक बहुपद से किसी अन्य बहुपद को भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य बचता है तब जाके वो जो बहुपद होता है इस भाज्य का और जो है गुणनखंड होता है। तो यही जो है वो गुणनफल प्रमेय भी कहता है। तो इसीलिए समझने के लिए हम कहते हैं कि इसका हल देखते हैं क्या होगा। यदि x माइनस 2 बहुपद, इसको हम px लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक बहुपद है, तब x माइनस 2 इक्वल 0 अर्थात x इक्वल टू कितना हो गया 2। x इक्वल टू 2 को यदि px में रखा जाए तो मान जो है वो शून्य आना चाहिए। मान किसका मान? px का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो यहां पर px इक्वल लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब यहां पर हमको x इक्वल कितना रखना है 2। तो यहां पर हमको प्राप्त करना है p2। हमारे पास px दिया हुआ है ये, तो हमको p2 प्राप्त करना है अर्थात x के स्थान पर 2 अपने को रखना है। तो यहां पर रखेंगे अपन 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। अब यहां पर 2 टू द पावर 3 ये 8 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 4। यहां पर प्लस और ये जो प्लस वाले दो नंबर्स हैं इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये माइनस माइनस वाले को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और ये 16 और 16 को जब अपन सॉल्व करते हैं तो मिलता है माइनस, मतलब P2 का जो वैल्यू है वो प्राप्त हुआ 0। इस प्रकार से जब हम ऐसा कहें कि शेषफल शून्य प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में जो भाजक है वह दिए गए भाज्य का एक गुणनखंड है। अतः x माइनस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हम जो है बिना भाग किए किसी एक बहुपद से हम किसी दूसरे अन्य बहुपद को भाग देने के बाद बिना भाग दिए हम ये पता कर सकते हैं कि वह उसका गुणनखंड है अथवा नहीं। इस उदाहरण की सहायता से आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। इसके लिए फिर आगे और अन्य भी उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण को एक बार देखकर समझने का प्रयास करें। आइए अब एक और उदाहरण का प्रयोग करते हुए हम गुणनखंड प्रमेय को और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। अब फिर से प्रश्न लगभग वैसा ही है, क्या x माइनस 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा? तो इसके लिए भी अब हम हल देखते हैं।
अब यहां पर x माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे तो यहां पर x इक्वल कितना हो जाएगा 3, ये 3 इधर ट्रांसफर होगा तो x इक्वल 3 को ये जो मान है जिसे हम px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में जब हम मान को रखें तो हमको प्राप्त होने वाला जो शेषफल है वह शून्य प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम आगे काम करते हैं, x इक्वल 3 को px में रखेंगे। तो px इक्वल कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब यहां पर हमको फाइंड करना है p3। ध्यान रखेंगे जब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू है तो ये जो पॉलिनोमियल है वो इस रूप में है, जो बहुपद है वह इस रूप में है। अब हमको x के जगह 3 रखना है तो यहां पर 3 की घात 3 4 गुणित 3 की घात 2 धन 3 धन 6। अब यहां पर 3 की घात 3 करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा 27 और यहां पर हो जाएगा 4 गुणित ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 धन 3 धन 6। ये हो जाएगा 27 और 3 30 और 6 36। जितना भी धनात्मक संख्या है इन सभी धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलता है 36 और ऋण 9 और 4 का गुणा करते हैं तो फिर हमको 36 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार 36 में 36 को घटाने पर जो शेष फल है वह शून्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम लिखेंगे अतः जो x माइनस 3 है बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, तो इस प्रकार से हम जो है वह गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करते हुए और बिना भाग दिए हम और जो प्राप्त करेंगे कि क्या इस भाज्य का यह जो भाजक है वह एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। यदि यह शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो हम स्पष्ट कहेंगे कि जो भाजक है वह भाज्य का गुणनखंड जो है वो नहीं है। अब गुणनखंड प्रमेय को समझने के पश्चात अब हम विषय बिंदु को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और गुणनखंड किसी बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो गुणनखंड अर्थात किसी दिए गए बहुपद को और जो है अभाज्य खंड में और विभक्त करना, इसे ही हम जो है वह गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम गुणनखंड की प्रक्रिया को समझने के लिए दो बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। एक तो गुणनखंड करने की एक जो पद्धति है वह है सर्व समीकरणों के माध्यम से। तो सर्व समीकरणों के प्रयोग से हम जो है वह गुणनखंड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सामान्य तौर पर हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई। ऐसे कई सर्व समीकरणों के बारे में हमने पढ़ा होगा। तो इन सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हम किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहां पर ले लेता हूं कि एक जो व्यंजक है
वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको जो है तो का गुणनखंड कीजिए। ये अब हमको जो है ये जो बहुपद दिया है px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड हमको जो है वो प्राप्त करना है। तो हमने अभी तक जो सामान्य तौर पर सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया है, इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस सर्वसमीका से संबंधित होगा। तो ऐसा ध्यान में आता है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ इस रूप में है, ऐसा अपने को ध्यान में आता है। तो हम इस रूप में बदलने का प्रयास करते हैं दिए गए प्रश्न में जो बहुपद है उसको। तो चलिए आइए अब हम प्रयास करें कि x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब यहां पर पहले पद में तो एक्स स्क्वायर ही है, इसलिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फार्मूले में जो मध्य पद होता है वह 2xy के फॉर्म में होता है, इसलिए 2 हमको लिखना ही है। और यहां पर जो प्रथम पद है वह है x, इसलिए x भी लिखना है। अब दूसरे पद में हम क्या संख्या लिखें ताकि इसका जो मान है वो 6x आ जावे। तो 2x है तो यहां पर 6x चाहिए अपने को, इस कारण से यहां पर हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 3 दूनी 6, ये इस रूप में आ जाएगा। तो ये मध्य पद प्राप्त हो गया और प्लस ये क्या हो गया 2xy। तो y का जो वैल्यू है वो अपने को मिला है 3, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इस रूप में बदलने के लिए। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इस गुणनखंड को लिखा जा सकता है। जब हमको ध्यान में आया कि ये जो है वो किसी एक सर्वसमीका से संबंधित है, जो कि मैंने ऊपर में वर्णन इसका किया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस y की जगह हमको क्या लिखना है 3, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये जो है वो दिए गए बहुपद का और गुणनखंड होगा। तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3, ये जो है वह दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ये जो है हमारा उत्तर होगा। अब जो है हम इसी गुणनखंड को समझने के लिए एक और दूसरा उदाहरण जो है वो प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमको यह गुणनखंड जो है वो और स्थायी तौर पर थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। अब यहां पर हमने एक अन्य बहुपद लिया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब इस बहुपद का हमको गुणनखंड करना है। तो एक चीज अपने को ध्यान में आता है कि हमारे पास जो सर्वसमीकाएं हैं, इन सर्वसमीकाओं में ऐसी कौन सी सर्वसमीका है जिसमें मध्य का पद जिसमें 2xy ऐसा कुछ होता था, ये नहीं है। तो हमको ध्यान में आता है ऐसा एक सर्वसमीका हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान में रखेंगे, इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कुछ इस रूप में हो सकता है, ऐसा अपने को ध्यान में आता है। तो हम जो है इसका गुणनखंड करते हुए इस रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो px इक्वल यहां पर एक्स स्क्वायर है और हम इसको 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। अब यहां पर
ए के जगह पर कितना है, x है, और बी के जगह पर कितना है, 8 है। तो यहां पर हम इस फार्मूले पे जब इसको वैल्यू रखते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस बी मतलब x प्लस 8, और दूसरा जो ब्रैकेट है वह a माइनस बी को व्यक्त करेगा, इसलिए x माइनस 8। इस प्रकार से हम जो है x स्क्वायर माइनस 64 का गुणनखंड जब करेंगे तो x प्लस 8 और x माइनस 8 ये जो है वो प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह जो है आपका उत्तर होगा। तो ध्यान में आता है कि सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए हम बहुत आसानी से और किसी भी व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे गुणनखंड को और समझते हुए दूसरी जो विधि है वो है मध्य पद को तोड़कर। तो मध्य पद को भी तोड़कर हम जो है वह गुणनखंड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। अब हमको जो है वो ध्यान रखना है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड करना है। मध्य पद का जो गुणनखंड करना है इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद का जो गुणांक है इसको आपस में गुणा करना है अपने को। तो 6 और यहाँ 1 है तो 6 और 1 का जो गुणनफल होगा वो होगा 6। तो 6 को हम जो है वो 2 3 तो 2 और 3 में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो हमको अब ध्यान क्या रखना है कि इन दोनों खंडों को जोड़ने अथवा घटाने पर मध्य पद जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तो स्वाभाविक है 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो धन का 5 प्राप्त होगा, इसलिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यहां इन दो पदों में जो उभयनिष्ठ है वो है केवल x, तो x को हमने बाहर निकाल दिया, यहां पर बचेगा x प्लस 2 और शेष अन्य जो दो पद बचे हैं इसमें हमको जो उभयनिष्ठ निकालना है वो है 3, तो ये बचेगा x प्लस 2। अब यहां पर देखिए प्रथम पद में भी x प्लस 2 देखने को मिल रहा है और द्वितीय पद में भी x प्लस 2 देखने को मिल रहा है, इसलिए हम x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और शेष बचा हुआ जो हिस्सा है वो है x प्लस 3। इस प्रकार से ये जो px है जिसका मान है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करने से x प्लस 2 और x प्लस 3 प्राप्त होता है। ये जो है वो हमारा उत्तर है। तो मुझको लगता है कि मध्य पद का भी गुणनखंड, मध्य पद को तोड़कर हम किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं यह भी अपने को ध्यान में आया होगा। अब हम गणित को थोड़ा सा कठिन लेते हुए और इसी उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम पुनः एक बार एक अन्य उदाहरण का प्रयोग करते हुए और मध्य पद को तोड़कर हम कैसे गुणनखंड करते हैं इसके लिए थोड़ा सा कठिन एक उदाहरण मैंने लिया है 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3। इसे हम इस रूप में लिखते हैं px इक्वल 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3। अब हमको यहां पर ध्यान रखना है जो प्रथम पद है इसका गुणांक है 14 और अंतिम जो पद है उसका गुणांक है ऋण 3। तो यहां पर 14 और 3 का गुणा करेंगे तो 42 मतलब माइनस 42 है, ये ध्यान रखना है। तो हम 42 का और गुणनखंड करते हैं 2 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 3 और ये 7।
तो 2, 3 और 7 ये अपने को मिलता है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, इसको 2 हिस्से में बांटना है। तो हो सकता है 3 और 2 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 7, तो 6 और 7 में भी इसको तोड़ा जा सकता है, किंतु 6 और 7 को जोड़ने अथवा घटाने से 19 भी मिलना चाहिए। किंतु जब हम 6 और 7 को जोड़ते हैं तो हमको 13 प्राप्त होता है और घटाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर 1 प्राप्त होने वाला है, इसलिए ऐसा तोड़ना संभव नहीं है। अगले क्रम में हम 14 2 गुणित 7 कर दें तो ये हो जाएगा 14 और 3। तो 14 और 3 में भी तोड़ा जा सकता है, किंतु 14 और 3 को हम जब तोड़ेंगे तो 19 लाना यह भी यहाँ पर जोड़ने अथवा घटाने से संभव नहीं है। अब एक और भाग बच जाता है, इसको हम 7 और 3 को एक साथ लिखते हैं। 7 और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये 2। तो यहाँ पर ध्यान आता है कि 21 और 2 को हम लिख सकते हैं, जब 21 में 2 को घटाएंगे तो 19 मिल सकता है अपने को, इसलिए हम यहाँ पर 21 और 2 इस रूप में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 40x² प्लस, अब यहां पर हमको ध्यान रखना है 21 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 90 इंटू x और ये बाहर में हो जाएगा -3। अब यहां पर हम क्या करेंगे 14x² ये हो जाएगा प्लस का 21x माइनस 2x माइनस 3। अब यहां पर हम कॉमन निकालेंगे तो 7 से ये भी भाग जाता है, ये भी भाग जाता है, इसलिए 7 और यहां भी x है और यहां भी x है, इसलिए 7x ये कॉमन निकलेगा। अंदर में जो बचेगा वो होगा 2x और इसमें बचेगा 3। अब यहां पर -1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं ताकि 2x प्लस 3 ऐसा लिखा जा सके। एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि पहले पद के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ निकालने के बाद जो बच रहा है ठीक वही अगले पद में भी बचेगा। अगले पद के गुणांक में भी मतलब हमको ऐसा पद प्राप्त होगा, तभी जाके हम जो है उभयनिष्ठ निकाल पाएंगे। अब अगले पद में हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है, इसलिए 2x प्लस 3 को हम कॉमन निकाल लेते हैं और बचा हुआ जो पद है यहाँ पर 7x है और ये जो है -1 है। इस प्रकार से जो दिया गया बहुपद 14x² प्लस 19x माइनस 3 है, इसका जब हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं तो 2x प्लस 3 और 7x माइनस 1 यह जो है अपने को प्राप्त होता है। इस गुणनखंड को एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 42 का गुणनखंड यदि इस प्रकार से करने में हमको दिक्कत होती है तो आप पता कीजिए कि हमारा जो गुणनखंड है उसको सरलतम रूप में और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणित 1। हमको ध्यान रखना है किसका करना है अपने को, -42 का करना है। तो 42 गुणित 1 ऐसा किया जा सकता है या फिर ऋण चिन्ह यहां कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम चाहें तो 21 गुणित 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो 14 गुणित 3 ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसे अन्य रूप में भी यदि लिखने का प्रयास करें तो इसे लिखा जा सकता है 6 गुणित 7। तो इस प्रकार से हम लिखकर भी और जो है कैसे तोड़ेंगे ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो उपयोग किया है वो इस वाले गुणनखंड को हमने उपयोग किया है। तो आप सामान्य तौर पर गुणनखंड करके इनको हिस्सों में विभक्त करके और जो है अभ्यास कीजिए, अथवा आप उसका जो गुणनखंड इस टाइप का होता है इसमें लिखकर और जो अभ्यास कीजिए, जो आपको सरल लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि आज की कक्षा में आप सभी भैया बहनों को इतना बताना पर्याप्त होगा। अगली कक्षा में और अन्य विषय बिंदुओं पर अपन ध्यान आकर्षण करेंगे
और आज की इस कक्षा में केवल इतना ही पढ़ाते हुए और आप सभी भैया बहन अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना पूरा ध्यान जो है इस पढ़ाई में लगाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह।